एवरीवन, इस वीडियो में मैं 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक के टारगेट्स को शेयर करने वाला हूँ। ये आपके लास्ट टारगेट होंगे एग्जाम के पहले तक के। उसके बाद आपका 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है। उसके बाद में जो 50 दिन बीच के रहेंगे उसमें आप सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करेंगे और बाकी क्या चीज़ें करनी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली। लेकिन नए टारगेट्स कोई भी नहीं रहेंगे। सो जो पुराने टारगेट्स रहेंगे वो सब मैं आपको उस समय शेड्यूल कर दूंगा। फिर आप आर को एग्जाम 22 दिसंबर को देंगे। तो जो 1 से 20 अक्टूबर तक के टारगेट्स हैं इसमें 1 अक्टूबर को आपको केमिस्ट्री शुरू करनी है। आपको मालूम है कि 26 सितंबर से 30 सितंबर तक के टारगेट्स मैंने आपको अभी इसके पहले वाले वीडियो में दे दिए थे। उसमें आपने फिजिक्स को तैयार कर लिया था। अब 1 अक्टूबर को जब आप केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को देखेंगे 1 अक्टूबर को। उसी के साथ में जो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं और जो सोल्यूशन का चैप्टर है उसको आप पढ़ेंगे। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप देखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मेटल्स वगैरह हो गया, मिनरल्स वगैरह हो गए, ओर वगैरह हो गए, जिसको आप आयस्क बोलते हैं, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी खास फीचर होते हैं उनको आप देखेंगे। इसके अलावा मिश्र धातुएँ क्या होती हैं। 2 अक्टूबर को आपको देखना है कि जो नॉन मेटल्स हैं यानी कि जो अधातु हैं वो क्या होते हैं। कार्बन और उसके जो भिन्न भिन्न रूप हैं उनको आपको देखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। इसके बाद में आपका आ जाता है हाइड्रोजन और उसके यौगिक यानी कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। इसके बाद में सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और जो अक्रिय गैसें होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। इससे कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सल्फर वगैरह से आपको पता होना चाहिए कि जो सल्फर ड्रग्स वगैरह होती हैं वो पहले भी पूछी जा चुकी हैं यूपीपीएससी के द्वारा। तो इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है सो दैट आपको पता चले कि अच्छा ठीक है, ये जो ड्रग्स बन रही हैं इनमें कंपाउंड कौन सा होता है, सल्फर कंपाउंड है ये या कुछ और है। इसके बाद में 3 अक्टूबर को आपको एसिड, बेस और सॉल्ट इनके बारे में पढ़ना है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड सॉल्ट क्या होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद आप शुरू करेंगे यानी कि कार्बनिक रसायन। इसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, किससे मिलकर के बने होते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है वही चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना है। उसके बाद में आप अल्कोहल के बारे में देखेंगे, अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। अगर CH3OH है तो उसको आप क्या बोलोगे, अगर CH3CH2OH है तो उसको आप क्या बोलोगे, तो ये आपको देखना है। इसके बाद में पॉलीमर्स आ जाते हैं। आपको पता है पॉलीमर्स के ऊपर यूपीपीएससी हर 1-2 साल छोड़ करके क्वेश्चन पूछता चला आया है, तो पॉलीमर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि जो कार्बनिक एसिड है ये क्या होते हैं। विस्फोटक पदार्थ यानी कि एक्सप्लोसिव, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो ये क्या है, तो ये आपका विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी है। एक्सप्लोसिव वगैरह के लिए कौन सा रीजन यूपी में पॉपुलर है वो भी आपको देखना है, कहाँ पर तैयार वगैरह होते हैं। इसके अलावा फ्यूल कितने टाइप के होते हैं वो आप थोड़ा सा देखेंगे। फूड प्रिजर्वेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन के वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और मेडिसिन वगैरह जो बेसिक हैं उनके बारे में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं तो किस टाइप की आप दवाइयाँ लेते हैं। अगर आपको फीवर होता है बेसिकली तो आप कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको देखनी है मेडिसिन के बारे में। उसके बाद में आप अपमार्जक देखेंगे और फर्टिलाइज़र्स देखेंगे कि फर्टिलाइज़र्स कितने टाइप के होते हैं, उसमें जो सोडियम, पोटेशियम वगैरह का जो एक रेशियो होता है वो कितना होता है, कितना किसकी इंपॉर्टेंस होती है। और ऑल्सो ये भी आपको देखना है कि फर्टिलाइज़र्स कौन से ऐसे हैं जिनके लिए इंडिया सेल्फ रिलायंट है यानी कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं है, और कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो इंडिया बाहर से इंपोर्ट करवाता है, बाहर से मंगवाता है, वो भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये पूछी जाती हैं आपसे रिपीटेडली, यूपीपीएससी ने पहले भी पूछ रखी है। 4 अक्टूबर को आपको बायोलॉजी शुरू करेंगे। बायोलॉजी में आपको जैव विकास सबसे पहले शुरू करना है। उसके बाद में आप वर्गीकी यानी कि जो क्लासिफिकेशन होता है उसको देखेंगे। उसके बाद में आप आनुवंशिकता का चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद में आप जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स को देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपीपीएससी के द्वारा। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप आओगे तो आप स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम देखोगे कि स्केलेटन में इंसान का जो बेसिक स्केलेटन है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, क्या बनता है। और फिर जो मस्कुलर सिस्टम है वो आप देखोगे कौन सी मसल्स होती हैं, कहाँ होती हैं, हाथ में, शोल्डर में, पैरों में। तो ये आपको एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद में आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो किसका क्या काम है, कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में, तो वो आपको पढ़ना है। देन उसके बाद में कुछ विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन आ जाएगा। न्यूट्रिशन में बेसिकली ये है कि लाइक B12 है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, या फिर जो विटामिन्स हैं उसमें कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन से ऐसे हैं जो नहीं होते हैं, जो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन से नहीं होते हैं। ये सब विटामिन्स के बारे में आपको चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में आपका आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की आप जब बात करोगे तो आपको एक क्वेश्चन याद आता होगा जो अभी 2 साल पहले पूछा गया था, एल्वियोलाई वाला। तो उस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती रही हैं, तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोलॉजी का ये। उसके बाद में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, इसमें आपका जो भी ब्लड वगैरह और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब आ जाती हैं, स्प्लीन वगैरह, ब्लड वगैरह, तो ये सब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आप हार्ट वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद में आप जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे, तो इसमें आपका जो ग्लोमेरुलस वगैरह है या जो आपकी
ये क्या बोलते हैं इसको, किडनी जो है ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में आप देखेंगे। जो एक आपका टेस्ट भी होता है क्रिएटिनिन, तो वो क्या होता है। तो इस तरीके की जो बेसिक जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखना होता है। देन आप जब नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो नर्वस सिस्टम में आपको पता है कि फिर आपके जो मेन जो उसके पार्ट्स आते हैं उनके बारे में आपको देखना है। सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, जो फोर ब्रेन होता है वो क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स जैसे होते हैं, तो वो आपको देखना है। और फिर उसमें इंटरनल कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो आपको देखना है। नर्व एक अगर होती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको देखनी है। जैसे एक्सॉन वगैरह है तो एक्सॉन किसको बोलते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपको देखना है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो मिस्ड ग्लैंड बोला जाता है जिसको, वो एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपको और भी काफ़ी ग्लैंड्स वगैरह मिलेंगी। आप इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप इसमें जो थायराइड वगैरह है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका रिप्रोडक्टिव एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ जाता है। तो इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला है, इसमें जो भी फीटस है तो वो कैसे डेवलप होता है, क्या होता है, कितनी मंथ्स की साइकिल होती है, क्या होती है, ट्राइमेस्टर वगैरह क्या होते हैं। तो एक बेसिक जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ है वो आपको इसमें पढ़नी है। बाकी जो रिप्रोडक्शन है वो आप बेसिक देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे इसमें इसकी जो साइकिल का पूरा टाइम है, कितना समय लगता है, क्या होता है। तो वो आपको एक बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद में बात आती है 6 अक्टूबर की। तो इसमें जो टारगेट्स हैं उसमें आप डिसीज़ेज़ एंड मेडिकेशन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी वायरल डिसीज़ेज़ होती हैं, कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ हैं और कौन कौन सी फंगल डिसीज़ेज़ हैं। अब फंगल डिसीज़ेज़ अगर आपकी हो रही है तो उनके लिए क्या मेडिकेशन रहता है, जो बेसिक एक मेडिकेशन है। बैक्टीरियल डिसीज़ हो रही है तो उसमें आप किस तरीके की दवाइयाँ देकर के ट्रीट करते हो। अगर वायरल आपको कोई प्रॉब्लम होती है, वायरल डिसीज़ होती है, तो उसमें आप किस तरीके की चीज़ों को देखते हो। अब आपको अगर 4 बीमारियाँ दे दी जाएँ, 4 टाइप की डिसीज़ेज़ दे दी जाएँ, उनको आपको मैच द फॉलोइंग करना है तो आप वो चीज़ कर पाओ। तो इसके लिए आपको इन डिसीज़ेज़ और उनके मेडिकेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसके बाद में कुछ और भी परजीवी रोग होते हैं तो उनके बारे में आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे परजीवी रोग हैं। इसके अलावा कुछ वंशागति के रोग होते हैं, कुछ प्लांट डिसीज़ेज़ होती हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे पौधे हैं वो उनकी पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ जाती हैं या ब्राउन हो जाती हैं। तो इस तरीके की जो बीमारी है वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी आपकी फसलें हैं, जैसे आप बात करो आलू की, आप बात करो नींबू की, आप बात करो टमाटर की। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी है, मूंगफली हो गया, शुगर केन हो गया, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है उस पर्टिकुलर प्लांट में, पौधे में, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको मैच द फॉलोइंग में भी दिया जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी हेरिडिटरी डिसीज़ेज होती हैं जो अगर मान लीजिए पेरेंट्स में है तो उनकी ऑफस्प्रिंग में, यानी कि उनके जो बच्चे हैं उनमें ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन डिसीज़ के बारे में भी आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी है। इसके बाद आप पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है आपको। ये आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा यूपीपीसीएस के। देन इसके बाद में 7 अक्टूबर को प्लांट फिजियोलॉजी आ जाती है। जैसे अभी आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी ना, इसी तरीके से आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, इसमें आपको प्लांट न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, इसमें आपको प्लांट के हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको जिब्रेलिन वगैरह देखने को मिलेगा, ऑक्सीटोसिन वगैरह देखने को मिलेगा। तो जिब्रेलिन वगैरह जो है ना, ये इनका रोल क्या है प्लांट्स के लिए, तो वो आपको देखना है। पौधों की, प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे उसमें जो फ्रूट्स वगैरह जो हैं उनमें राइपनिंग कैसे की जाती है, कैसे उनको पकाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्लांट हार्मोन्स के थ्रू पढ़ने को मिलेंगी। देन प्लांट में रिप्रोडक्शन क्या होता है तो वो आपको देखना होता है। इसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको देखनी होती है कि जो इस तरीके के मेन पौधे हैं, मान लीजिए कि कुछ एरोमेटिक प्लांट्स हैं तो, या फिर कोई अगर मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो उनकी क्या खास बात है, क्या उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्या उनके थ्रू दवाइयाँ बन रही हैं, फिर वो सेल आउट हो रही हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो भी ऐसी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, ज़रूरत वाले पेड़ पौधे हैं, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनकी क्या है। इसके बाद में आपको कंप्लीट साइंस का रिवीजन करना है 8, 9 और 10 तारीख में। तो 3 दिन बहुत हैं, अच्छे से साइंस का पूरा रिवीजन करिए। 11 अक्टूबर से जो टारगेट्स होंगे उसमें आपकी इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको जो सोशल डेवलपमेंट है, यानी कि सामाजिक विकास, उसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक विकास में सबसे पहले आपका आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखेंगे, आपको पता है कि यूपीपीसीएस में बहुत बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपसे पूछी गई है। कभी उसमें आपको क्रोनोलॉजी लगा के दे देता है 4 कंट्रीज़ की कि उसमें आप क्रोनोलॉजी सेट करिए, या फिर आपसे इंडिविजुअली भी पूछ लेता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपको इंडिया के बारे में और विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे, कहाँ पर क्या है, कौन सी टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, कौन सी लास्ट में कंट्रीज़ हैं, इंडिया कहाँ स्टैंड करती है, और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें इंडिया की रैंकिंग कैसी है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो ये आपको बेसिकली देखना होता है। इसके बाद में रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं आपको देखनी है। इसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स आती हैं वो मेन वाली आप देखेंगे, उसके जो बेसिक प्रोविजंस हैं उनको आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद में पॉवर्टी क्या है वो आपको समझना है, इससे रिलेटेड जो कमेटीज़ हैं वो आप देखेंगे, और सेंसस और अर्बनाइजेशन, इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको पिछले साल ही टेलीग्राम पर दे दिए थे। तो आप फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको सेंसस के नोट्स मिल जाएंगे अर्बनाइजेशन के, उसको आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। मेरे वीडियोज़ भी हैं उनको देख लेंगे तो आपको एकदम रट जाएंगी चीज़ें।
इसके बाद में 12 अक्टूबर को आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है कि इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह कैसे होता है, फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है। उसके बाद में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो तमाम बने हुए हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट इशूज़ को काउंटर करने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को अथॉरिटी एक देने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मिल जाएंगी। तो इसमें बहुत सारे आते हैं। इसके बाद में आप 13 अक्टूबर को आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी तक आपने सोशल डेवलपमेंट पढ़ा, सामाजिक विकास पढ़ा, अब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा सतत आर्थिक विकास यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट तो हो रहा है इकोनॉमिक, लेकिन वो सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ 4 साल बाद खत्म हो गया, वो कंटिन्यूअस है। तो उसको आपको पढ़ना है। राजकोषीय नीति और राजस्व यानी कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और रेवेन्यू क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे कलेक्ट होता है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो वो आपको फिस्कल पॉलिसी और रेवेन्यू के अंदर देखना है। इसके बाद में योजना यानी कि जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग पहले था जिसको अब नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, ये जो प्लानिंग थी ये कैसे थी और क्या हुई थी और मतलब कितने चरणों में से हुई थी ये, तो वो जो डिफरेंट टाइम पीरियड हैं और उसमें जो मेन प्रोविजंस हैं, जो मेन चीज़ें हुई थी उन 5 ईयर प्लान्स में, वो आपको देखनी है। इसके बाद में आपका चैप्टर आता है मुद्रा और बैंकिंग का यानी कि मनी एंड बैंकिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें RBI की जो मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह है ना वो आ जाती है। उसी में आपका CRR, SLR, रेपो रेट के रिवर्स रेपो रेट, ये सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी बैंकिंग वगैरह की जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपको बस देखनी होती हैं। कोर बैंकिंग जो होती है उसमें आपको नहीं जाना है। देन 14 और 15 अक्टूबर को आप देखोगे तो आपको इकोनॉमी का रिवीजन करना है। देखो इकोनॉमी में क्या होता है ना, मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी सेट करने को बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, मान लीजिए जैसे कि नाबार्ड वगैरह है, सेबी है, सिडबी है, तो इनके जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वो सब घटना चक्र में ऑब्वियसली दिया हुआ है। और जो मेन स्कीम्स हैं जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं पहले एग्जाम में, उनको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं बहुत ईजिली। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को इसके आपको नहीं करना है। 14-15 अक्टूबर को आप इकोनॉमी को रिवाइज़ करने के बाद में 16 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक क्विक रिवीजन कर डालेंगे पूरे सिलेबस का। उस टाइम पर ऑब्वियसली आपको 27 अक्टूबर को एग्जाम लगा होगा, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिवाइज़ भी कर रहे होंगे। तो 16 से 20 अक्टूबर यानी कि 5 दिन में जितना ज़्यादा आप कर सकें उतना आपको करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कंप्लीट सिलेबस को आपको करना है। एंड ऑब्वियसली बात है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज़ करना है। जो चीज़ें आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे या आपने पढ़ी हैं लेकिन आपके माइंड से स्किप हो रही हैं, उन चीज़ों को आपको तैयार करना है। आपको हर एक चीज़ को लेकर के पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि वो चीज़ें आप ऑलरेडी कई बार बैठ चुके हैं तो वो आपको याद है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसकी भी PDF में टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।